नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अरुणाचल मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अपनी मर्जी से राज्यपाल नहीं बुला सकते सत्र। राज्यपाल राजखोवा ने खास पार्टी के पक्ष में काम करने के आरोपों को किया खारिज। एनडीए के घटक दलों की बैठक, बजट सत्र में सामूहिक रणनीति पर काम करने पर सहमति। वेंकैया नायडू ने कहा, विपक्ष के हर मुद्दे का दिया जाएगा जवाब। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से प्रणब मुखर्जी करेंगे अध्यक्षता। आंतरिक सुरक्षा, केंद्रीय योजना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सियाचिन में 6 दिन बाद जिंदा मिला सेना का एक जवान। बर्फ में 25 फुट नीचे दबा था जवान। तलाशी दल को अब तक मिली 5 लाशें। और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन। भारत से बेहतर रिश्तों के हिमायती के तौर पर थी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। खबरें विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट के बाद सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की कुछ शक्तियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। सोमवार को संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। कोर्ट का कहना है कि अरुणाचल में वैसे हालात नहीं थे जिसके बारे में वो शुरू से कह रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधानसभा सदन की कार्यवाही उपाध्यक्ष के हाथ में होने के दौरान अगर तुकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा ने किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में काम करने के आरोपों को खारिज किया है। राज्यपाल राजखोवा ने दिसंबर में विधानसभा का सत्र 1 महीने पहले बुलाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से कोई सलाह मशविरा नहीं किया था। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। बजट सत्र से पहले एनडीए की रणनीति तय करने के लिए सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई। बैठक में जीएसटी समेत दूसरे अहम विधेयकों और बजट को लेकर घटक दलों के साथ चर्चा की गई। दिल्ली में एनडीए की बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एनडीए घटक दलों के नेताओं ने अपने अपने सुझाव रखे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद के भीतर एनडीए के सभी घटक दल सामूहिक रणनीति पर काम करेंगे और आम जनता और किसानों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। बैठक में सदन में आने वाले बिल पर भी चर्चा हुई। What are the bills that are likely to come in the parliament session? That also I have explained to the members, like GST, like real estate, like whistleblowers, like the anti-hijacking bill. Then you have a real estate bill. संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद के भीतर एनडीए एकजुट रहेगा और विपक्ष के हर मुद्दे का जोरदार जवाब देगा। And we have also exchanged views on various issues which are in public domain. People are talking about president rule. People are talking about something happened in Central University, Hyderabad, something happening in Bangalore. Like that, a lot of things are being talked about. Some people are saying that they will raise in parliament also. So we discussed those issues also and what should be the view of the government. वेंकैया नायडू के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल समेत घटक दलों के दूसरे नेता भी मौजूद थे। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष रोहित वेमुला और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति भवन में आज से राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। सम्मेलन में 23 राज्यपाल और 2 उपराज्यपाल हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मद्देनजर आतंकवाद और उग्रवादियों की गतिविधियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा युवाओं के लिए नई नौकरियों का सृजन, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास,
केंद्र सरकार की योजनाओं, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी जैसे मसलों पर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर के विकास पर चर्चा होगी। सियाचिन में हिमस्खलन के बाद 25 फुट मोटी बर्फ के नीचे दबे एक जवान को 6 दिनों के बाद जिंदा वापस निकाला गया। हालांकि उनकी हालत गंभीर है। जीवित मिले जवान का नाम लांस नायक हनुमंतप्पा है। उत्तरी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा के मुताबिक सेना का ये एक चमत्कारिक बचाव अभियान था। लांस नायक हनुमंतप्पा को आरआर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 4 की पहचान की जा चुकी है। पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा की करीब 19,000 फुट की ऊंचाई पर चौकी के हिमस्खलन की चपेट में आने से एक जूनियर कमीशन अधिकारी, जेसीओ और मद्रास रेजिमेंट के 9 जवान बर्फ के नीचे दब गए थे। और टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण ट्राई ने फेसबुक के फ्री इंटरनेट बेसिक अभियान को तगड़ा झटका दिया है। ट्राई ने देश में इंटरनेट डाटा के लिए अलग अलग चार्ज को नामंजूर करते हुए नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है। ट्राई ने कहा कि अलग अलग चार्ज लेने पर कंपनियों पर रोजाना की दर से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए नियम प्रभाव में आ गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ने मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर अलग अलग डेटा इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग टैरिफ की पेशकश पर पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में अपना फैसला दिया है। ट्राई ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि अलग अलग डेटा इस्तेमाल के लिए अलग अलग कीमत नहीं देनी होगी। Today we have come out with a regulation which essentially mandates that no service provider shall charge differential pricing on the basis of application, platforms or websites or source. So it should be not based on source, destination, type of content or the application. ट्राई के चेयरमैन राम सेवक शर्मा ने बताया कि ट्राई के सर्कुलर में कहा गया है कि मोबाइल कंपनियां अब उपभोक्ता से किसी भी तरह का करार नहीं कर सकती हैं और न ही अलग सुविधा के लिए कीमत की शर्त लगा सकती है। अलग अलग कीमत वसूलने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। ट्राई ने कहा कि पहले से मुहैया कराए गए ऑफर एक्सपायरी तक जारी रहेंगे। हालांकि ट्राई ने विशेष परिस्थितियों में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कुछ छूट भी मुहैया कराई है। जानकारों ने इसे गलत बताया है। ट्राई भी नेट न्यूट्रलिटी के सपोर्ट में है, लेकिन उसमें जो कुछ एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भविष्य में चोर दरवाजे न बन जाएं, जिससे कि बड़ी कंपनियां इन एग्जम्पशंस के माध्यम से रिड्यूस टैरिफ या कंसेशनल टैरिफ से नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट कर सकें। ट्राई का ये फैसला फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के फ्री बेसिक्स स्कीम के लिए झटका है, जिसमें कहा गया था कि इस स्कीम के जरिए ग्रामीण भारत के लाखों लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इंटरनेट की आज़ादी को लेकर देश में लंबे वक्त से बहस चल रही थी। ट्राई ने आम जनता से इस बारे में राय मशविरा भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने मनरेगा योजना की 60% राशि का इस्तेमाल कृषि और उससे जुड़े काम में खर्च करने का फैसला किया है। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि इससे मनरेगा योजना के जरिए कृषि को उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी। पहले योजना के तहत 55% राशि का इस्तेमाल ही इसके लिए होता था। एनडीए सरकार आने के बाद मनरेगा के तहत होने वाला 64% से ज्यादा काम कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में हो रहा है। मनरेगा के 10 साल पूरे होने के मौके पर अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार इस योजना को और मजबूत बनाने में लगी है और मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके लिए 37,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार ने 2 फरवरी को एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें योजना को बेहतर तरीके से लागू करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। और गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को जमीन आवंटित किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने देश में आंदोलन करने की बात कही है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल की आवंटित जमीन को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर दोहराया है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराई जानी चाहिए।
कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि बजट के सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। Mr. Prime Minister, if this is not corruption, then would you care to explain to the country as to what exactly is this? And therefore we would like to reiterate that this is a fit case for a court-monitored investigation. उधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इसके खिलाफ 12 फरवरी को देश भर में आंदोलन करेगी। पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार कर रही है। आने वाली 12 तारीख को इस लैंड स्कैम के ऊपर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की यूनिट अपना विरोध दर्ज करेगी। 2010 में गिर सेंचुरी के पास वाइल्ड वुड्स रिसोर्ट्स एंड रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड यानी WWR को 250 एकड़ जमीन दी गई थी। बाद में WWR ने यह जमीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल से जुड़ी कंपनियों को बेच दी। कांग्रेस के नए आरोप पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अनु दीवान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन के केरल दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहले दिन वो पार्टी की ओर से चलाए जा रहे जनरक्षा यात्रा के समापन के मौके पर शामिल होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों और चुनाव की रणनीति का जायजा लेने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दौरे के दूसरे दिन बुधवार को राहुल गांधी कोच्चि जाएंगे, जहां वे स्टार्टअप कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और NSUI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। और चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज चुनाव आयोग का एक दल तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त वहां चुनाव से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही राज्य के अधिकारियों से मुलाकात कर चुनाव से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले चुनाव की टीम ने केरल का दौरा किया था। इस साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहेते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का सीजन 4 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चलो एकला चलो एकला चलो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के आरोपियों में से एक डेविड हेडली का आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले कल उसने कबूल किया था कि हमला पूरी तरह से लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई की एक अदालत में सोमवार को डेविड कोलमैन हेडली ने अपना बयान दिया। अमेरिका के शिकागो से स्काइप के जरिए दिए गए इस बयान में उसने स्वीकारा कि लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से उसे मुंबई का वीडियो बनाने को कहा गया था। उसी वीडियो के आधार पर आतंकी हमले की योजना बनाई गई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं हाफिज सईद के कहने पे मैं LET का काम किया हूँ और उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के पहले 26/11 के पहले 2 और कोशिश हुए थे जो असफल रहे। साल 2010 में मुंबई हमले के आरोप में पहली बार हेडली का नाम सामने आया था। अमेरिका की अदालत ने उसे 35 साल की सजा दी है। हेडली ने इस केस में सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया और उसकी गवाही उस घटना में शामिल एक और आतंकवादी अबू जिंदाल के खिलाफ मुकदमा के लिए ली गई।
उसने कहा कि 2002 में उसे पहली बार पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में आतंक फैलाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। पाकिस्तानी मूल के इस अमेरिकी नागरिक का नाम दाऊद गिलानी था। उसने भारत आने के लिए डेविड कोलमैन के नाम से अमेरिकी पासपोर्ट बनवाया। उसने कहा कि मुझे इंडिया में रेकी के लिए आना था और इसलिए मैं मेरी जो आइडेंटिटी है वो मैंने छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने मेरी नाम चेंज किया। हेडली ने अदालत के सामने अपने बयान में यह भी बताया कि आईएसआई और लश्कर तैयबा इस मामले में मिलकर काम करते रहे हैं। हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी उसके प्रशिक्षण के लिए आते थे। यहां तक कि लश्कर के लोगों ने ही आईएसआई के अधिकारियों से उसका परिचय कराया था। तो उसने बताया कि मेजर इकबाल ने उसको ट्रेनिंग दी थी और एलएटी के कुछ ट्रेनर्स के नाम भी आज उसने बताया। हेडली को मंगलवार को भी अदालत के सामने बयान देने के लिए स्काइप पर बुलाया जाएगा। हेडली के बयान से 26/11 के आतंकी हमले की पूरी साजिश के खुलासे में काफी मदद मिलेगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी अदालत में मुंबई हमले के खिलाफ चल रहे केस में डेविड हेडली को गवाही के लिए बुलाने का प्रस्ताव रखता है या नहीं रखता है। अगर डेविड हेडली ने वहां भी गवाही दी तो यह पाकिस्तान के गंभीरता का परिचायक होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत में आईएसआईएस और दहशतगर्दी के बढ़ रहे असर के मद्देनजर ऑल इंडिया तंजीम उलामा ए इस्लाम ने राजधानी दिल्ली में विशाल सूफी सम्मेलन किया। सूफियों का मानना है कि सीरिया और इराक में उभरे आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के समर्थक भारत में भी अलग अलग नाम और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इन लोगों ने यह साफ साफ कहा कि इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। सूफी दरगाहों से आए मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम विद्वानों ने आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी कर समाज में कट्टरता और सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए खुलकर अपनी राय रखी। इस मौके पर तंजीम ने भारत सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया। जो दहशतगर्दों का सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनल तौर पर और नौजवानों को तैयार कर रहे हैं आईएसआईएस से ज्वाइन होने के लिए, हम अहले सुन्नत व जमात जो बरेलवी मसलक के मानने वाले हैं, सूफीज़म को मानने वाले हैं, हम उनकी मुखालिफत करते हैं। इस्लामी विरासत और परंपराओं को बचाने की सूफी संतों ने पुरजोर वकालत की। मुस्लिम संगठनों की इस कवायद को समर्थन भी मिला है। जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो ये जो एक मैसेज गया है, मुझे लगता है कि ये पैगाम बहुत ज़रूरी था और ये भी जो मैसेज दिया है पैगाम की मुसलमान जो है वो वतन परस्त है और उसके मुकाबले कोई नहीं है। क्योंकि हम सूफीज़म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब जब दहशतगर्दी फैली है तब तब सूफियों ने कदम बढ़ाकर उसको मिटाया है। सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए करीब 5000 उलेमा और धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। इस तंजीम ने पिछले साल दिल्ली में रामलीला मैदान में लाखों लोगों की विशाल जनसभा कर दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई थी। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और दिसंबर महीने में खत्म हुई तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ गए। इन आंकड़ों के मुताबिक इस अक्टूबर से दिसंबर के बीच 3 महीनों में जीडीपी की दर 7.3% रही। सीएसओ के आंकड़े के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर 7.6% रहने की भविष्यवाणी की गई। इन आंकड़ों से ये साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था चीन से तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में 6.8% रही। हालांकि तुलना के मुताबिक देश की जीडीपी दूसरी तिमाही में 7.4% रही थी। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की ओर से जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में दर्ज बढ़त त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग के चलते दर्ज की गई। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के क्षेत्र में तेजी की अभी भी दरकार है। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से पहले मधेशियों ने आंदोलन वापस ले लिया। इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा पर करीब 5 महीने से चल रही नाकाबंदी और आम हड़ताल भी खत्म हो गई। इससे 20 फरवरी को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहूलियत होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की 19 फरवरी को भारत यात्रा के मद्देनजर ये अहम फैसला हुआ है। नाकेबंदी हटने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रक्सौल सीमा से नेपाल को आपूर्ति शुरू कर दी है। उसने नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के टैंकरों में 3 लाख लीटर पेट्रोलियम उत्पाद लोड किया है। नेपाल की कुल ईंधन खपत का 70% रक्सौल ट्रांजिट रूट से भेजा जाता है। नेपाली कस्टम विभाग के महानिदेशक के मुताबिक भारत से जुड़े 19 ट्रांजिट रूटों पर अब कामकाज
शुरू हो गया है। और इसी बीच नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने दिल्ली में सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भूकंप के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत के सहयोग के बारे में चर्चा की। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला का आज निधन हो गया। वो 79 साल के थे। काठमांडू के महाराजगंज स्थित निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कोइराला पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। नेपाली कांग्रेस के सदस्य सुशील कोइराला को फरवरी 2014 में देश का प्रधानमंत्री चुना गया था। वो 10 अक्टूबर 2015 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। कोइराला नेपाली कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष भी थे। 1954 में नेपाली कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में आए कोइराला 1960 में राजतंत्र की वजह से निर्वासित होकर 16 साल तक भारत में रहे। निर्वासन के दौरान वो पार्टी के आधिकारिक प्रकाशन तरुण के संपादक रहे। वो 1998 में नेपाल के उपराष्ट्रपति बने थे। कोइराला का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका पार्थिव शरीर काठमांडू में पार्टी मुख्यालय में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोइराला के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि भारत ने एक मूल्यवान मित्र को खो दिया है। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने सीरिया में रूस के हवाई हमले के चलते शरणार्थियों की समस्या बढ़ने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि इससे लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। और इसी बीच तुर्की ने 6 लाख शरणार्थियों के तुर्की सीरिया सीमा पर पहुंचने की आशंका जताई है। सीरिया के अलेप्पो में रूस के बमबारी के बीच सरकारी सेना ने बागियों पर शिकंजा कस लिया है। इसके बाद लाखों लोग घर बार छोड़ तुर्की की सीमा पर पहुंच गए हैं। तुर्की का कहना है कि हालात बदतर हो रहे हैं और 6 लाख शरणार्थी अलेप्पो छोड़कर तुर्की सीरिया सीमा पर पहुंच रहे हैं। Yakın dönemde bu bölgelerde olabilecek en kötü senaryoda 600 bine yakın yeni bir mülteci dalgasının Türkiye sınırlarına gelmesinin muhtemel olduğu da değerlendirilmektedir. Şu an itibariyle Türkiye'nin hemen sınırının karşısında yer alan अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में रूस की ओर से हो रहे हवाई हमले के चलते शरणार्थियों की समस्या बढ़ रही है। Of course we have talked to our Russian counterparts about their continued military activity in Syria and the degree to which it's contributing to a lack of humanitarian assistance getting where it needs to get to. An increase in what we have seen are credible reports or reports from credible organizations about civilian casualties. सीरिया में 5 साल से चल रहे गृह युद्ध के चलते तुर्की में करीब 25 लाख शरणार्थी पहुंचे हैं। अब यूरोप के दूसरे देशों में शरणार्थियों के अवैध प्रवास और आतंकियों के घुसपैठ को रोकने की समस्या खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तुर्की समुद्री तट के करीब समुद्र में नौका डूबने से 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 बच्चे शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब नौका तुर्की से ग्रीस जा रही है। नौका में 40 लोग सवार थे जो क्षमता से ज्यादा थे। अधिकारियों के मुताबिक 4 लोगों को जीवित निकाला गया और दूसरे प्रवासियों की तलाश जारी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक इस साल 5 फरवरी तक यूरोप जाने की कोशिश में कम से कम 374 लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की से ग्रीस आने वाले प्रवासियों की संख्या पिछले साल 8,50,000 पहुंच गई थी। इस साल जनवरी में ही करीब 46,000 प्रवासी ग्रीस आ चुके हैं। और अब खबर खेल जगत से। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने तीरंदाजों, तैराकों, पहलवानों और भारोत्तोलकों की बदौलत लगातार तीसरे दिन भी दबदबा बरकरार रखा और ज्यादातर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कल भारत 23 स्वर्ण जीतने में कामयाब रहा। खेलों में कल का दिन तीरंदाजों के नाम रहा। कंपाउंड इवेंट में बेहद मजबूत भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। तीरंदाज पूर्वाशा सुधीर ने 3 स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पहलवानों ने कल 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही भारत ने पहलवानी में कुल 14 स्वर्ण और 2 रजत के साथ अपने स्वर्णिम अभियान को विराम दिया। वेटलिफ्टिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 4 स्वर्ण उठाए। वहीं तैराकी में संदीप सेजवाल ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। भारतीय तैराकों ने 4 स्वर्ण,
4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। हालांकि भारत की पुरुष हॉकी टीम को लचर प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 1-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब एक नजर पदक तालिका पर डाल लेते हैं। भारत 53 स्वर्ण, 20 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ 79 पदक जीतकर शीर्ष पर चल रहा है। तो श्रीलंका 11 स्वर्ण, 27 रजत और 23 कांस्य के साथ 61 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 4 स्वर्ण, 11 रजत और 14 कांस्य के साथ 29 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। तो बांग्लादेश 3 स्वर्ण, 7 रजत और 21 पदक के साथ 31 पदक जीतकर चौथे नंबर पर है। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। अरुणाचल मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अपनी मर्जी से राज्यपाल नहीं बुला सकते सत्र। राज्यपाल राजखोवा ने खास पार्टी के पक्ष में काम करने के आरोपों को किया खारिज। एनडीए के घटक दलों की बैठक, बजट सत्र में सामूहिक रणनीति पर काम करने पर सहमति। वेंकैया नायडू ने कहा, विपक्ष के हर मुद्दे का दिया जाएगा जवाब। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से, प्रणब मुखर्जी करेंगे अध्यक्षता। आंतरिक सुरक्षा, केंद्रीय योजना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सियाचिन में 6 दिन बाद जिंदा मिला सेना का एक जवान। बर्फ में 25 फुट नीचे दबा था जवान। तलाशी दल को अब तक मिली 5 लाशें। और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन, भारत से बेहतर रिश्तों के हिमायती के तौर पर थी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।